नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी हिंडौन सिटी से मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थी द्वारा राजस्थान के अलावा अन्य अभ्यर्थी द्वारा जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लगातार एसएमएस और फ़ोन के माध्यम से ये संदेश मिल रहा है कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासें जारी रखूं। तो मैंने भी इस कड़ी में एक प्रयास किया, क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपसे रूबरू हो जाए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो विषय सामग्री है वो आपको जो उपलब्ध कराई जाएगी वो शिक्षक भर्ती का आपके आधार का चयन बनेगी। तो चलिए दोस्तों, आज मनोविज्ञान की लाइव क्लास में सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ, उत्पत्ति इसके विषय में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मनोविज्ञान को पढ़ते समय अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, समायोजन, बाल विकास इनको अपने ऊपर हावी ले लेते हैं और सोचते हैं कि इन चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। जहाँ तक 10 साल का मेरा अनुभव यह रहा है कि मनोविज्ञान को, इन चैप्टरों को जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं, इनको पढ़ने से पहले क्यों ना मनोविज्ञान का बेसिक ज्ञान जान लिया जाए। मेरे हिसाब से जो भी मेरे को उचित लगता है कि मनोविज्ञान के जो भी चैप्टर हैं उनको पढ़ने से पहले क्यों ना मनोविज्ञान के बारे में जान लिया जाए कि मनोविज्ञान क्या है, कि मनोविज्ञान कहाँ से आया है। मेरे हिसाब से यदि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा कवर करोगे तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे वो आपको भय से एवं निराशा से मुक्त कर देंगे। तो क्यों ना हम आज मनोविज्ञान के फर्स्ट चैप्टर में मनोविज्ञान की उत्पत्ति, परिभाषा और मनोविज्ञान को, अर्थ को जान लिया जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए ये अपने माइंड में ये चीज़ स्थापित कर लो कि मनोविज्ञान विषय था ही नहीं, विश्व में एक ही विषय चलता था, उस विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की किताब में आप लोगों ने देखा होगा अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, रूसो जो भी व्यक्ति हैं, इन लोगों के आगे हमेशा दार्शनिक शब्द लिखा हुआ होता है। देखो आप लोग, दर्शन शास्त्र उस समय क्या था, प्राचीन काल में सिर्फ एक ही विषय हुआ करती थी, दर्शन शास्त्र। तभी सभी लोगों को दर्शन शास्त्र पढ़ने का अवसर हुआ करता था। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय था, ये अपनी शाखाओं में डिवाइडेड था। दर्शन शास्त्र की एक फेमस शाखा का नाम था मनोशास्त्र। दोस्तों क्या नाम था? मनोशास्त्र। मनोशास्त्र को 1590 में एक व्यक्ति था यूनान का, उस व्यक्ति का नाम था रुडोल्फ गोयलकर। क्या नाम था उसका? रुडोल्फ गोयलकर। 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ यूनान का रुडोल्फ गोयलकर। उसने मनोशास्त्र का गहन अध्ययन किया, मनोशास्त्र का गहन अध्ययन किया और मनोशास्त्र को आधार मानकर एक नया नाम दिया, मनोविज्ञान। दोस्तों आपसे पेपर में प्रश्न पूछे कि मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन? रुडोल्फ गोयलकर। यही वही व्यक्ति था रुडोल्फ गोयलकर जिसने मनोविज्ञान शब्द को सबसे पहले दिया था। प्रश्न आ जाए आपसे कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान शब्द का जनक रुडोल्फ गोयलकर। रुडोल्फ गोयलकर वही व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान की सबसे पहली पाठ्य पुस्तक, प्रश्न कई बार पूछा गया पेपर में कि मनोविज्ञान की सबसे पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजिया। क्या नाम है दोस्तों? साइकोलॉजिया। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रुडोल्फ गोयलकर। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। यहाँ पर ध्यान देने एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोविज्ञान शब्द का जनक रुडोल्फ गोयलकर, पर लेकिन आपसे मनोविज्ञान का जनक पूछे, यदि आपसे पेपर में मनोविज्ञान का जनक पूछे तो मनोविज्ञान का जनक आप लोगों को अरस्तु करना है। और मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रुडोल्फ गोयलकर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। देखो आप लोग सीखने का प्रयास करना, बहुत से लोग समझ के काम करते हैं, पर लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि हमको सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो शब्द है पेपर में कई बार पूछा गया है, लगभग 95%, चाहे राजस्थान में, चाहे राजस्थान के अलावा आप सी-टेट, यू-टेट, एम-पी-टेट, अदर ऑल टेट जो भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? देखो दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है?
लोग बाग जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन लैटिन। यही प्रश्न हम लोगों को कंपटीशन से बहुत दूर लेके जाता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो शब्द है देखो सांप लिखा हुआ है PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। जिस प्रकार से APPLE एप्पल, एप्पल यानी सेब होता है, उसी प्रकार से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। इसका मतलब ये किस भाषा में लिखा हुआ है? इंग्लिश भाषा में। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इंग्लिश भाषा का शब्द है। मैंने आपसे एक प्रश्न ये नहीं पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है, किस भाषा से बना हुआ है। आप लोग सीखने का प्रयास करना, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से। और इधर देखो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का और से। यदि जो जिस भाषा में उसको उसी भाषा में लिखना है। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है, यहाँ पर से आया हुआ है, इसका मतलब किस भाषा से बना हुआ है। हमको यहाँ पर अब जिस भाषा से बना हुआ है, इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज देखनी है। बहुत सी किताबों में लिखा होता है ग्रीक, यूनानी, लैटिन। सीधा सी बात है, रुडोल्फ गोएलकर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। ऑटोमेटिक ये शब्द किस भाषा से हुआ? ग्रीक भाषा का। किसका? ग्रीक या यूनानी भाषा का। बहुत से लोग कहते हैं कि इस किताब में यूनानी लिखा हुआ है और इसमें ग्रीक लिखा हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे भारत देश को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, उसी प्रकार से यूनानी जो शब्द है उसको इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। यदि बाय द वे सेकंड ग्रेड 2010 संस्कृत की एग्जाम में यह प्रश्न देखा गया कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है, तो ऑप्शन में उस समय ना ग्रीक था ना यूनानी था। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमको एक ऑप्शन मिलेगा अपने को लैटिन, तो उस समय अपने को लैटिन सही करना है। यदि ऑप्शन में ग्रीक भी है, लैटिन भी है, तो सबसे पहले अपने को ग्रीक करना है। दोबारा देखो दोस्तों, मनोविज्ञान जो विषय था दर्शन शास्त्र से निकला था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोशास्त्र। मनोशास्त्र को 1590 में यूनान का एक व्यक्ति था रुडोल्फ गोएलकर, जिस व्यक्ति ने मनोविज्ञान की सबसे पहली पाठ्य पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। रुडोल्फ गोएलकर ने मनोशास्त्र अध्ययन किया और अध्ययन करके मनोविज्ञान नाम दिया। मनोविज्ञान को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? ग्रीक या यूनानी भाषा। और वे दो शब्द कौन से हैं दोस्तों? साइके प्लस लोगस। ये प्रश्न पेपर में कई बार आए हुए हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से, साइके प्लस लोगस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? साइके का अर्थ क्या है? आत्मा। लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देखना, बहुत सी किताबों में, पुस्तकों में ये लिखा होता है लोगस का अर्थ विज्ञान। विज्ञान नहीं करना है हमको, अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान यहाँ पर किसका अध्ययन कर रहा है? आत्मा का अध्ययन। रटने की आवश्यकता नहीं। 1590 ईस्वी। 1590 ईस्वी का मतलब शताब्दी कौन सी? 16वीं शताब्दी। इसका मतलब मनोविज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी से। इसका मतलब 1590 से पहले मनोविज्ञान किसका विषय था? पेपर में आ जाए आपसे तो करना है दर्शन शास्त्र से। किससे? दर्शन शास्त्र से। देखो दोस्तों 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 1590 का मतलब 16वीं शताब्दी। प्रश्न आपसे पूछे कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विषय था? आत्मा का विषय। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो विषय था वो आत्मा का विषय। रटना नहीं है, सीखना है, समझने से ज़्यादा सीखना है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विषय, इसको मानने वाले जो प्रवर्तक थे अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। देखो दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए मनोविज्ञान किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान किसका विषय था? दर्शन शास्त्र से। 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को किसका विषय माना गया? आत्मा का। इसको मानने वाले व्यक्ति अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। यदि प्रश्न पूछता है मुख्य व्यक्ति कौन था? अरस्तु। मुख्य व्यक्ति था अरस्तु। देखो आप लोग 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को अरस्तु ने आत्मा का विषय कह दिया। हम ये भी जानते हैं कोई चीज़ मार्केट में या नए देश में कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो सबसे पहले मीडिया वाले, पत्रकार वाले, आलोचक पहले पहुंचते। जैसे ही मनोविज्ञान में एक नया विषय बना आत्मा का तो हलचल हो गई। तो अरस्तु से आलोचकों ने पूछा कि आपने मनोविज्ञान को किस आधार पर आत्मा का विज्ञान का, आत्मा का विषय का? उन्होंने कहा साइके का अर्थ आत्मा होता है। साइके का जो अर्थ है वो आत्मा होता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। चलो ये बात अच्छी लगी आलोचकों को। फिर अरस्तु से पूछा कि आपने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कैसे कहा?
आत्मा होती क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की भौतिक सत्ता क्या है। अरस्तु ने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब आलोचकों ने इसकी आलोचना की, अरस्तु ने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब मनोविज्ञान आत्मा का विषय नहीं है। यदि अरस्तु आत्मा के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से बता देता तो मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी पर ही समाप्त हो जाता, और आज हम लोग रीट सेकंड गेट फर्स्ट गेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमको इतना नहीं पढ़ना पड़ता। 16वीं शताब्दी के बाद दोस्तों शताब्दी कौन सी आती है? 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विषय मानने लगे? मन का या मस्तिष्क का। मन का या किसका? मस्तिष्क का। प्रश्न पूछे आपसे कि 7वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विषय माना गया? मन का या किसका? मस्तिष्क का विषय। मन का या मस्तिष्क का विषय माना गया। और इसको मानने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंपालोजी। याद रखना दोस्तों, पंपालोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक। थॉमस रीड और जॉन लॉक। देखो दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने लगे। इसको मानने वाले व्यक्ति पंपालोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक। मुख्य व्यक्ति यही था पंपालोजी। इससे पूछा गया आपने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कह दिया, किस आधार पर कहा? तो पंपालोजी जवाब देते हैं कि मनोविज्ञान में, पंपालोजी जवाब देते हैं कि मनोविज्ञान में पहले मन आता है। क्या आता है? मन। इसलिए मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मन का अध्ययन करता है। चलो, आलोचकों को ये बात अच्छी लगी कि मनोविज्ञान में एक मन का विषय जुड़ा हुआ है, तो पंपालोजी से और इसके जो अन्य साथी थे थॉमस रीड और जॉन लॉक, इससे पूछा कि मन क्या होता है? क्या हम किसी के मन की बात को जान सकते हैं? मेरे मन में क्या चल रहा है बता सकते हो? क्या आपके मन में क्या चल रहा है क्या आप बता सकते हो? तो पंपालोजी ने भी कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। इसका मतलब मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। इसमें एक मुख्य व्यक्ति जॉन लॉक। देखो दोस्तों, बहुत प्रश्न आए हुए हैं जॉन लॉक से प्रश्न पेपर में। साहचर्यवाद का जनक प्रश्न आ जाए पेपर में। साहचर्यवाद, मनोविज्ञान में 7 संप्रदाय, जिसमें से एक संप्रदाय का नाम है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद का जनक है जॉन लॉक। जॉन लॉक ही वो व्यक्ति था जो पेपर में एक प्रश्न कई बार आता है। सीटेट में इस प्रश्न को इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न की लैंग्वेज थी कि मनोविज्ञान में कि बाल विकास के अंतर्गत कि बच्चे का मस्तिष्क कोरा कागज, कि जब एक बालक नवजात बालक है, एक बालक ने अभी अभी जन्म लिया है, तो बालक का जो मस्तिष्क है वो कैसा होता है? कोरे कागज के समान। प्रश्न आ जाए नवजात बालक की जो तुलना की है वो किससे की? इसने कोरे कागज से की है। देखो, इस प्रश्न को सीटेट में पूछा कि बालक का मस्तिष्क होता है। पहला ऑप्शन था कोरा कागज, दूसरा ऑप्शन था खाली स्लेट, और तीसरा ऑप्शन था एक घड़े के समान, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। मित्रों, जॉन लॉक का कोटेशन था कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर अनुभव के द्वारा हर बात लिख दी जाती है। अर्थात जो बालक अभी अभी जन्मा हुआ है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है। सभी दोस्तों को ये कोटेशन याद था। बाकी जल्दीबाजी में लोगों ने ये प्रश्न नहीं समझा कि बालक का मस्तिष्क है कोरा कागज। ऑप्शन था एक खाली स्लेट के समान। देखो दोस्तों, स्लेट भी होती है बिल्कुल एक खाली होती है। एक घड़ा, कुमार एक घड़ा बना रहा है, वो भी क्या है? खाली है। इसका मतलब जो सीटेट में ये प्रश्न रखा गया कि बालक का मस्तिष्क है कोरे कागज के समान, खाली स्लेट के समान और एक खाली घड़े के समान, इसका मतलब बालक इसको भी पूर्ति कर रहा है। यहाँ पर भी स्लेट है, इसको भी पूर्ति कर रहा है, और घड़ा है, इसको भी पूर्ति करता है। तो इसका मतलब जो ये प्रश्न टच हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जो चौथा ऑप्शन था वो था उपरोक्त सभी का। तो बालक का मस्तिष्क चाहे कोरा कागज है, चाहे स्लेट है, चाहे घड़ा है, पर लेकिन वो खाली होना चाहिए। आगे बात करता है कि बालक का मन। जॉन लॉक कहता है कि जो बालक का मन है, बालक का मन की तुलना मोम की परत के समान की है। मोम की परत के समान, मोम के तख्ते के समान। जैसे मोम पिघलती है उसी प्रकार से बालक का मन कभी भी पिघल सकता है। एक 5 रुपए की चॉकलेट के पीछे वो अपनी फैमिली के मेंबर को कुछ भी कह सकता है। कहने का मतलब बालक का जो मन है वो मोम की परत के समान। प्रश्न आपसे पूछे कि जॉन लॉक ने बालक के मन की तुलना किससे की है? मोम की परत के समान। बालक के मस्तिष्क की तुलना किससे की है? कोरे कागज के समान। देखो मित्रों, प्रश्न को आगे समझने का प्रयास करना। मन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला मन कौन सा? चेतन मन। दूसरा मन कौन सा? अचेतन मन। तीसरा मन कौन सा? अर्धचेतन मन। आगे समझने का प्रयास करना। चेतन मन 10%,
अचेतन मन 90% और अर्धचेतन मन आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। ये मन के प्रकार। देखो चेतन मन, प्रश्न पूछे आपसे चेतन मन का मुख्य प्रवर्तक कौन? विलियम वुंड। अचेतन मन का प्रवर्तक कौन? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। चेतन मन दोस्तों किसको कहते हैं? चेतन मन। मैंने आपसे कहा आप ये देखो, आपने इसको देखा, ये आपके चेतन मन में गया। मैंने अब आपसे कहा इसको देखो, ये भी आपके चेतन मन में गया। इससे पहले आपने जो 1 सेकंड पहले इसको देखा, ये आपके अचेतन मन में गया। इसका मतलब जो चेतन मन होता है वो वास्तविक होता है। मैंने अभी आपको आत्मा का विषय पढ़ाया, मन का विषय पढ़ाया, दर्शन शास्त्र पढ़ाया, सब के सब अचेतन मन में चले गए। चेतन मन होता है जो हुबरू, जो वास्तव में यथार्थ पर आधारित होता है चेतन मन। अचेतन मन कुछ सेकंड पहले की जो क्षण की स्थिति होती है, हम लोग शुरू से जो भी कुछ कर रहे हैं वो अचेतन मन में इकट्ठा हो जाता है। मन का सबसे बड़ा भाग, प्रश्न आ जाए, मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा कहलाता है? अचेतन मन। कितना प्रतिशत? 90%। चेतन मन कितना? 10%। चेतन मन, देखो दोस्तों चेतन मन को बताने वाला व्यक्ति था, वो था विलियम वुंड। विलियम वुंड ही वो व्यक्ति था जिसने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, प्रश्न पूछे आपसे जर्मनी का कौन सा शहर है दोस्तों? लिप्जिंग शहर। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ये प्रश्न 2nd ग्रेड भर्ती में, 3rd ग्रेड भर्ती में, 1st ग्रेड भर्ती में और सीटेट में इतनी बार आया हुआ है कि बार बार प्रश्न को दोहराता है एग्जामिनर कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? जर्मनी में। शहर पूछता है आपसे लिप्जिंग। मनोविज्ञान की कौन सी प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? 1879 में। किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने स्थापित की। दोस्तों इसी चीज़ को यदि आपसे पूछता है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? 1916 में। यदि दोस्तों स्थान पूछ लेता है आप लोगों से तो कोलकाता यदि प्रवर्तक पूछता है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर एन सेनगुप्ता। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित हुई। विश्व की सबसे पहले जर्मनी में स्थापित हुई। जर्मनी का शहर था लिप्जिंग शहर पर। लेकिन दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि वर्तमान में मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उस जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। पेपर में प्रश्न, वर्तमान में मनोविज्ञान की इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। प्रश्न आ जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक तो दोस्तों क्या करना है अपने को? विलियम वुंड करना है। भारत में मनोविज्ञान का जनक पूछता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछता है डॉक्टर एन सेनगुप्ता। ये बात हुई अपनी चेतन मन की। अचेतन मन कौन सा? सिगमंड फ्राइड। कितना प्रतिशत? 90%। देखो दोस्तों सिगमंड फ्राइड कहता है अचेतन मन जब बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, किस बालक का नशा करने का मन होता है? किसी बच्चे का भद्दे कपड़े पहनने का मन होता है। तो बच्चों की जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जब बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो वो कैसे मन में जाएगी? अचेतन मन में जाएगी। और अचेतन मन में जो इच्छाएं कहलाती हैं दोस्तों वो कहलाती हैं दमित इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं दोस्तों? दमित इच्छाएं। पेपर में आ जाएं कि बालक की दमित इच्छाएं कैसे मन में जाती हैं? अचेतन मन में। और सबसे शानदार प्रश्न जो पेपर में कई बार पूछा गया है कि अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि। प्रश्न आपसे पूछे कि बालक की जो दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी? मनोविश्लेषणात्मक विधि। अर्धचेतन, आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। जिस प्रकार अर्धचेतन किसको कहते हैं? व्यक्ति का ध्यान बोलते बोलते तुतला जाना, किसी के नाम को भूल जाना, अर्धचेतन मन आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। एक यात्री नाइट में ट्रेन में सफ़र करता है तो उसका आधा ध्यान अपने बैग की तरफ होता है और आधा शरीर का जो भाग है उसको नींद की ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब व्यक्ति आधा सोया हुआ है और आधा ध्यान उसके यही लगा रहता है कि यदि मैं सो जाऊंगा तो मेरे बैग को कोई लेके चले जाएगा। इसका मतलब अर्धचेतन, आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ। तो मन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन।
देखो दोस्तों, 17वीं शताब्दी के बाद शताब्दी आती है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, मनोविज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं। इसका मतलब आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान किसका विषय है, तो मन या मस्तिष्क का ही करना है, मन या मस्तिष्क का, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मान लो 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का था, तो 18वीं में भी मन या मस्तिष्क का। प्रश्न कई बार आया हुआ है पेपर में, किस शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं, किस शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं, 18वीं शताब्दी को। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे बाल विकास की ओर अग्रसर थे, बाल विकास, सभी मनोवैज्ञानिक बच्चे के विकास पर अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद शताब्दी आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विषय माना गया, चेतना का विषय। देखो दोस्तों, अभी हमने पहले बात की चेतन मन को बताने वाला व्यक्ति था विलियम वुंड। तो यहाँ पर भी चेतना का जो विषय का जो अध्ययन करेगा, जो व्यक्ति बताएगा वो कौन है, विलियम वुंड। जहाँ विलियम वुंड का नाम आएगा, उसके शिष्य का नाम आएगा, टिचनर का भी नाम आएगा, उसके दोस्त का नाम आएगा, विलियम जेम्स का नाम आएगा। ये मुख्य 3 व्यक्ति हैं चेतना के विषय को बताने वाले व्यक्ति, विलियम वुंड, टिचनर, विलियम जेम्स। और दोस्तों, इसके साथ आप ब्रैविज भी याद रख सकते हो, और एक नाम याद और रख सकते हो आप, जेम्स सल्ली। देखो, थोड़ा विलियम जेम्स के बारे में देख लेते हैं। विलियम जेम्स का लेक्चरशिप की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी थी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बताया था। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक पूछता है तो रुडोल्फ गोएल्कियर की साइकोलॉजिया, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक पूछता है तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये किसने बताई थी, विलियम जेम्स ने। प्रश्न आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक करना है तो हम लोगों को क्या करना है, विलियम जेम्स। देखो दोस्तों, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को विषय बताया गया था, चेतना का विषय विलियम वुंड ने बताया। अभी मैंने आपको ये बताया कि मनोविज्ञान में यदि कोई भी विषय जुड़ता है तो सबसे पहले उसके पास आलोचक आते हैं, पत्रकार वाले आते हैं। जब उससे पूछा गया कि आपने मनोविज्ञान को चेतना का विषय किस आधार पर कहा, उसने कहा मेरे कार्यालय में या मेरे ऑफिस में या मेरे घर पर 10 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति हैं या कितने भी मेंबर हो सकते हैं, तो उस मेंबरों की कार्य करने की शैली, कार्य करने की गति से मैं मालूम कर सकता हूं कि कौन व्यक्ति कितने घंटे में कितना कार्य कर रहा है। ये दोस्त, ये बात हम भी जानते हैं कि एक व्यक्ति की कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे में करता है, उसी काम को कोई व्यक्ति 5 घंटे में कर सकता है, हो सकता है उसी काम को कोई व्यक्ति 2 दिन में कर रहा है, तो वो व्यक्ति चिंतनशील। दोस्तों, ये सिद्धांत बिल्कुल सक्सेस हो रहा था। अंतिम वक्त पर इसकी आलोचना सिगमंड फ्राइड ने इसकी आलोचना की और कहा कि यदि मनोविज्ञान में यदि चेतना का विषय लागू होता है तो जरा ये बताओ, क्या यह नियम पागल व्यक्ति, पशु पक्षी जानवर या छोटे बालकों पर लागू होता है क्या? क्या रोड पर चलने वाला पशु, क्या जानवर चिंतनशील हो सकता है क्या? क्या एक छोटा बालक वो भी चिंतनशील हो सकता है क्या? क्या आसमान में उड़ने वाला पक्षी वो भी चिंतनशील हो सकता है क्या? नहीं। यदि बता सकते हो तो आप 10 में से 1%। अर्थात मनोविज्ञान में चेतना शब्द की कटु आलोचना करने वाला जो व्यक्ति था वो था फ्राइड। इसने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विषय यदि मानता है तो क्या पागल व्यक्ति, पशु पक्षी जानवर या छोटे बालक व्यक्ति चिंतनशील हो सकते हैं? क्या आप बता सकते हो कि छोटा बालक कब रोएगा, कब हंसेगा, कब पानी मांगेगा, कब भूख के लिए रोएगा? तो इसका मतलब आप बता भी सकते हो तो 10 में से कितना प्रतिशत? 1%। चेतना शब्द की कटु आलोचना करते हुए यहाँ तक कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान की अवधारणा, प्रश्न को याद रखना, मनोविज्ञान की अवधारणा, इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द की कटु आलोचना की है। दोस्तों, इसी पुस्तक को हम लोग इंग्लिश में द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द आउटलाइन
ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आ जाए आपसे, मैकडूगल की पुस्तक का नाम द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। इस पुस्तक में चेतना शब्द की कटु आलोचना करते हुए मैकडूगल कहता है कि चेतना शब्द तो एक बुरा स्वप्न है। चेतना शब्द एक बुरा स्वप्न। देखो दोस्तों, चेतना शब्द को इसने बुरा शब्द या बुरा स्वप्न कहा है, और आगे बताता है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में एक बुरा स्वप्न या बुरा शब्द है। यह तो मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द को मनोविज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है, अर्थात मनोविज्ञान में चेतना शब्द नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वॉटसन ने भी मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों की कटु आलोचना की है। प्रश्न आ जाए, किस मनोवैज्ञानिक ने मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक शब्द बताए हैं? निरर्थक। मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान, मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान किसने कहा? वॉटसन ने। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों की निंदा किस व्यक्ति ने की? वॉटसन ने। मन और चेतना, मनोविज्ञान को चेतना शब्द के लिए बुरा स्वप्न किसने कहा? मैकडूगल ने। और पागल व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर और छोटे बालकों पर यह नियम लागू नहीं होता, ये किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने। दोस्तों, इसका मतलब मनोविज्ञान चेतना का विषय नहीं रहा। क्या करें? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का या अनुभूति का विज्ञान। देखो दोस्तों, 20वीं शताब्दी, प्रश्न पूछे आपसे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विषय था? व्यवहार का या अनुभूति का। प्रश्न की लैंग्वेज समझने का प्रयास करना। प्रश्न में पूछे आपसे कि सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहने का प्रयास किस व्यक्ति ने किया? मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहारवाद कहने का प्रयास किसने किया? तो दोस्तों, आंसर होगा मैकडूगल। पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मैकडूगल की पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात दोस्तों मनोविज्ञान की अवधारणा। देखो दोस्तों, 1905 सबसे पहले मैकडूगल ही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहने का प्रयास किया अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान की अवधारणा में। यदि आपसे प्रश्न आए कि सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहारवाद की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो दोस्तों, आंसर होगा पिल्सबरी। पिल्सबरी। पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से, व्याख्या सहित मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाला जो व्यक्ति था वो था जे.बी. वॉटसन। देखो दोस्तों, दोबारा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहने का प्रयास किया मैकडूगल ने, सर्वप्रथम कहा पिल्सबरी ने, और 1913 में पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहारवाद की संज्ञा दी। देखो दोस्तों, 20वीं शताब्दी के बाद यदि हम बात करें वर्तमान शताब्दी चल रही है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विषय यदि हमसे पूछे तो तब भी हमको मनोविज्ञान को 21वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का विषय ही कहना है। 17वीं प्रश्न 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 16वीं में आत्मा का, 17वीं में मन का, 18वीं में कोई विषय नहीं बना तो मन का ही करना है। 19वीं में जो विषय बना वो चेतना का बना, और 20वीं में जो बना वो है आपके सामने व्यवहार का विषय। दोस्तों, एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था वुडवर्थ। एक मनोवैज्ञानिक हुआ वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को अपनाया, मन का त्याग कर दिया, चेतना को खो दिया और व्यवहार को अपना लिया। यदि मन, आत्मा, चेतना, व्यवहारवाद इन चारों शब्दों को एक ही परिभाषा में पूछा जाए तो हम लोगों को आंसर करना है वुडवर्थ। अर्थात दोस्तों, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? यदि प्रश्न आ जाए मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन।
दोस्तों, आज की विषय में मनोविज्ञान के परिचय, अर्थ और परिकल्पना को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने भी अच्छे से सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9828936493 पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।